ट्रंप ने बकायदा इसकी तैयारी की हुई थी कि ग्रीनलैंड पर जाकर दावोस में मैं जो धावा बोलूंगा उसके बाद में यूरोप के पास कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा प्रेशर गेम बनाकर ये चल रहे थे। जनता को डर था कि ग्रीनलैंड के बारे में ये जो भी बोलेंगे उसमें सबसे ऊपर होगा कि मैं इन सारे की सारे वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर इतना सैंक्शन लगाता हूं, इन सबको युद्ध में हरा दूंगा वगैरह वगैरह। ट्रंप एकदम उलट कर गए, और उलट कर गए इतना ठंडा पड़ गए कि तत्काल प्रभाव से बोलने पर विवश हुए कि नहीं, मेरा कोई भी ऐसा प्लानिंग तो नहीं है, मैं यहां पर कोई भी सैन्य कार्यवाही तो नहीं करूंगा, और सैन्य कार्यवाही नहीं करूंगा। इसके अलावा मेरी नाटो चीफ से बात हो गई है, मैं नाटो चीफ से बातचीत कर चुका हूं, उनके कहे अनुसार ग्रीनलैंड को लेकर कुछ प्रपोजल्स पर काम कर सकते हैं। नाटो चीफ रूट जो हैं वो पूरी तरह से अमेरिका प्रो अमेरिकी हैं, उनसे मेरी बात हो गई है। फोर्सेस का इस्तेमाल तो बिल्कुल करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन हां मुझे बड़ा दुख हुआ कि नाटो कंट्रीज जो ग्रीनलैंड मुझे दे सकते थे ये इन लोगों ने नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख रहेगा, मैं इसको याद रखूं आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है। ग्रीनलैंड ना देकर के इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। और डेनमार्क वालों, तुम तो एक नंबर से फेल आदमी हो। तुम लोगों के वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने तुम्हें 6 घंटे के अंदर हरा दिया था, और उसके बाद हमने तुम्हें ग्रीनलैंड जीत कर वापस ग्रीनलैंड तुम्हें पकड़ाया। अगर मैं नहीं होता, अमेरिका के लिए इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका नहीं होता तो ग्रीनलैंड पर लोग जापानी और जर्मन भाषा बोल रहे होते। इसका अर्थ यह है कि ग्रीनलैंड पर जर्मन्स का और जापानियों का कब्जा होता। यह तो अमेरिका था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ग्रीनलैंड को बचा लिया था और उसे डेनमार्क को दे दिया था। आज हमारी वो गलती हम पर इतनी भारी पड़ रही है, ऐसा कहते हुए ट्रंप ने भाषण दे दिया। अब ट्रंप के भाषण के मायने तो हम निकालेंगे, लेकिन आज की स्थिति समझ लें कि ग्रीनलैंड पर लेकर अमेरिका का वर्तमान स्टैंड क्या है। तो आंसर नंबर 1, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए फोर्स नहीं भेजेगा। एक पॉइंट क्लियर। नंबर 2, अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के साथ रहते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मतलब जो इतने दिन से यूरोप के नेता कह रहे थे कि आपको ग्रीनलैंड का इतना ही डर है, आपको रशिया चाइना का डर है, आर्कटिक क्षेत्र में हम तैयार हैं आपके साथ ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने के लिए, आप हमें साथ ले चलो। एग्जैक्टली अमेरिका ने कहा नाटो के साथ मिलकर के ग्रीनलैंड की हिफाजत की जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है अमेरिका ने जो ग्रीनलैंड की रट लगाई हुई थी उससे एक कदम हल्का सा पीछा खींच लिया है। हालांकि वो अभी भी युद्ध से पीछे हटे हैं, कूटनीति से वो पीछे नहीं हटेंगे। कौन सी कूटनीति? हो सकता है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के लोगों को भड़काकर उन्हें ही डेनमार्क के खिलाफ कर दें, और वो ऐसा अवश्य कर सकते हैं जैसा उन्होंने ईरान के केस में किया। वो ऐसा कर सकते हैं जैसा उन्होंने वेनेजुएला, बांग्लादेश, अमेरिकियों ने सब जगह किया। यह ग्रीनलैंड में भी संभव है जब वहीं की जनता, 57,000 लोग हैं, सबके अकाउंट में अगर $1-1 लाख भी डाल दिया जाएगा, वो सब बौर आ जाएंगे। और ऐसे में उन सब से यह कह दिया जाए कि तुम्हें केवल डेनमार्क के खिलाफ बयान देना है, अमेरिका के साथ मिलना है, उसके बाद तो मैं लोकतंत्र की बहाली के नाम पर तुम्हें साथ ले ही लूंगा। पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि सर क्या आप ग्रीनलैंड में जाकर युद्ध करना चाहते हैं? तो हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि उनसे हमें युद्ध करना चाहिए। वास्तविकता है, कहां अमेरिका और कहां 57,000 टोटल लोग जिनकी सुरक्षा के नाम पर डॉग स्लेड्स ही हैं, यह भी सही बात है। तो ट्रंप ना तो फोर्स के दम पर ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं और ना ही फोर्स के दम पर ग्रीनलैंड की हिफाजत करने आए हुए देशों से लड़ना चाहते हैं। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा ट्रंप को क्या ऑफर दे दिया गया जिसके चलते वो पलट गए? या तो यह बड़ा सवाल है, या फिर वो खुद डर गए कि मैं कुछ तो ऐसा कर गया
तो मुझे कहीं ना कहीं वर्ल्ड में आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ग्रीनलैंड की जिद से पीछे हटना, या कह करके कि बाई फोर्स लेने से पीछे हटना, क्योंकि डेनमार्क को वो चिढ़ा ही इस बात पे रहे थे कि तुम्हारे पास 2 कुत्ता गाड़ी हैं, उनसे जाके सुरक्षा करोगे क्या वहां की। मतलब वो बार बार फोर्स के नाम पे ही उकसा रहे थे। जिस व्यक्ति के पास फोर्स नहीं है उसे उकसा उकसा कर इतना अघा दिया कि उसके साथ सब लोग एक हो लिए कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं भाई, तुम साथ में रहो, हम तुम्हारे साथ में ग्रीनलैंड की हिफाजत करेंगे। तो यहीं से सवाल बना कि ट्रंप ने इस तरह की बातें क्यों कही। पहले डेनमार्क को ह्यूमिलिएट किया, उसको भला बुरा कहा, और उसके बाद में डेनमार्क से यह कहा कि भाई मैं याद रखूंगा, अगर चाहते तो तुम लोग मुझे यह दे सकते थे। भाई साहब, इन सारी बातों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इन्होंने मंच पर कहा। एक और इन्होंने मतलब शिगुफा छेड़ दिया है, और वो शिगुफा है कि अमेरिका जो है ना, उसने एक चीज का रियलाइजेशन इन दिनों लिया है। वेनेजुएला की सुरक्षा में तमाम प्रकार के सैन्य उपक्रम उपलब्ध थे। वेनेजुएला में मादुरो की सुरक्षा के लिए चाइनीज, रूसी हथियार उपलब्ध थे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन अमेरिकियों ने बिना एक भी अमेरिकी सैनिक की जान गंवाए मादुरो को वहां से उठा लिया। इसके लिए इनका कहना है कि हमने एक ऐसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था जिससे सारे सैनिक लगभग बेहोशी में पहुंच गए। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इन्होंने कोई सोनिक वेपन यूज किया था, जिसके बारे में ये हिंट देते हुए निकल गए। आएंगे उस पर भी अलग से हम चर्चा कभी करने के लिए, लेकिन आकर के एक एक करके विश्लेषण करते हैं इनके पलटने का कि ट्रंप पलटे क्यों। तो सबसे पहला कारण, यूरोपियन यूनियन फाइनली एक हो गया था। मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था, ईयू बनाम यूएस हो गया था। दावोस के अंदर खुलकर यूरोपियन यूनियन के लीडर साथ आ गए थे, और साथ आकर के उर्सुला वॉन डेन ने भी बोला था, और स्पेन की भी तरफ से यह बात बोली गई कि अब यूरोप को अपनी डिफेंस फोर्स बनाने की आवश्यकता है। हमें नाटो नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फोर्स बनानी होगी। यह बड़ी चर्चा थी, वेडनेसडे के दिन बाहर निकल कर आई कि हमें एक ज्वाइंट आर्मी बनानी होगी जो यूरोप की सुरक्षा करे। दूसरा, दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष या अमेरिका के दावोस में पहुंचे थे, ये कहीं ना कहीं एंटी अमेरिका साउंड हो रहे थे। जैसे मार्क कार्नी ने साफ कहा था, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले कनाडा की शरण में जाके आए हैं। जैसे ही ग्रीनलैंड पर कब्जा होता, अगला कब्जा कनाडा पर होता। ऐसे में ये साफ साफ कहते रहे कि अमेरिका का जो ये वर्चस्ववाद है ये नहीं चलेगा, सारे कमजोर एक हो जाएंगे और वो अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। यही बात यूरोप बोलता गया। कल जयशंकर साहब का पुराना बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि भारत की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप को लगता है कि दुनिया की प्रॉब्लम है। यूरोप को अपने गिरेबान से बाहर झांकना होगा। पिछले साल कभी जयशंकर साहब ने यूरोपियंस को धमकाया था, उनके ही मंच पर जाकर के उनको आईना दिखाया था। कल वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि आज यूरोपियंस को जब खुद के घर में आकर पड़ी है कि ट्रंप हमारा ही क्षेत्र कब्जा रहा है, उसके बाद इनको अचानक समझ में आया कि ये लोग तो गलत वर्चस्ववाद फैला रहे हैं, साम्राज्यवाद फैला रहे हैं। ये मैडम बाहर आती हैं और ये कहने लगती हैं कि हम डेनमार्क के साथ खड़े हैं, हम किसी की संप्रभुता का वायलेशन नहीं होने देंगे। संप्रभुता के नाम पर वेनेजुएला से उसके राष्ट्रपति उठा लिए गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। संप्रभुता के नाम पर ईरान के अंदर बम गोले गिराने अमेरिका घुस गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो आपकी जो ये पार्शियल संप्रभुता है, जब आपके ऊपर आकर पड़ी, आपकी सॉवरेनिटी चर्चा में आई, तब जाकर आप बोल पड़े। हम लोग आपसे बहुत पहले ये बात बोल चुके थे। तो यूरोप के वर्ल्ड लीडर्स फाइनली एकजुट होने में कामयाब हुए। हालांकि उनके पास इतनी अभी भी व्यवस्था नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ लें, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि उसके चिटमंगलू जो लोग हैं, जिनको लेकर वो साथ चलता है, वो उसके खिलाफ हो जाएं। वो चाहता है कि वो सबका लीडर बनकर रहे, चाहे G7 हो, चाहे नाटो हो, चाहे ईयू के देश हो। ऐसे में अमेरिकी वर्चस्व अमेरिका के जितने भी बैठे प्यादे हैं उनके खिलाफ होते ही बिगड़ जाएगा, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे रूस और चाइना। क्यों? क्योंकि ये लोग धीरे धीरे लोगों के साइकोलॉजी में ये बसाने में कामयाब हो गए हैं कि हम इतने भी बुरी नहीं थे जितने अमेरिका है। चाइना के पास में पहुंच जाना मार्क कार्नी का और मैक्रोन का यह कहना कि अब आवश्यकता है कि यूरोप में चीनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगा लिया जाए, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूरोपियन देश अब चीन की तरफ मुड़ रहे हैं। वो चीन को उस तरह से देखना चाहते हैं कि कल को अमेरिका के साथ जब झगड़ा हो तो चीन उनकी सुरक्षा करने आए।
रूस उनके लिए आज भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं बन रहा है। उसके पीछे का रीजन है, रूस उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उन्हें डर लगता है कि रूस तो उनको बहुत घनघोर तरीके से मारेगा, जैसे उन्हें आज यूक्रेन मार रहा है, यूक्रेन जैसे मर रहा है। तो ऐसे में इनके प्रति बनता जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इस सॉफ्ट कॉर्नर से भी ट्रंप को जियोपॉलिटिक्स में अपनी बिसात सरकती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा जो डर है वो नाटो का है। असल में अमेरिका आज एक ही बार में लगभग 32 देशों को साथ ले जाकर युद्ध करने पहुंच जाता है, लेकिन अगर यह अपने ही देशों पर हमला करता है तो यह नाटो के नियम का वायलेशन करता है, और तो और ये यूएन के नियमों का भी उल्लंघन है। क्योंकि अब तक ईरान के केस में यह कहता रहा कि वहां परमाणु बम बन रहे थे, वेनेजुएला के केस में कहता रहा कि वहां तानाशाही थी, मैं तो जनता की हिफाजत करने के लिए गया था। लेकिन ग्रीनलैंड में तो जनता खुद कहती है कि अमेरिका तुम मत आओ, और फिर भी अगर यह वायलेशन करता है तो सीधा सीधा ये यूएन का वायलेशन हुआ, नंबर 1। दूसरा, नाटो के अंदर आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो सारे के सारे देश मिलकर हमला उसके ऊपर बदले में करेंगे। अगर ग्रीनलैंड पर हमला होगा तो क्या अमेरिका पर बाकी सभी देश मिलकर हमला कर देंगे, नंबर 1। और नंबर दूसरा, क्या नाटो उसी दिन टूट जाएगा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो या गैर यूरोपियन यूनियन कंट्री, नाटो से सबकी उम्मीदें तब तक ही हैं जब तक अमेरिका संरक्षक की भूमिका में है। अगर वो इससे बाहर निकलता है तो वो अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। ये तमाम वो कारण है जिनसे एक बार में प्रतीत होता है कि अमेरिका ने बहुत सारी कैलकुलेशंस प्लस माइनस में करके, और जब रिटेलिएशन निकल कर आया तब ये बात समझ ली। लेकिन इन सबसे जरूरी बात थी नाटो के मार्क रूट के द्वारा उन्हें समझाई गई बात। उस बात में उन्हें कहा गया कि सुनिए महाराज, आपको आयरन डोम की तरह गोल्डन डोम बनाना है। एग्री? बोले हां। आपको इस काम के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। आप यही तो कहते हो कि रशिया और चाइना से आने वाली मिसाइलें ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़कर अमेरिका तक आएंगी, तो हम आपको आपके गोल्डन डोम को बनाने की जगह दे देते हैं ना महाराज। आप ग्रीनलैंड में बनाइए ना, आप ऐसा गोल्डन डोम बनाइए जिससे आप भी सुरक्षित रहें, ग्रीनलैंड भी सुरक्षित रहे, और उस गोल्डन डोम की जद में आने वाला हर देश जो आपका अपना है वो सुरक्षित रहे। तो नाटो चीफ के द्वारा इन्हें प्रपोजल जो दिया गया वो प्रपोजल था कि ग्रीनलैंड में आपको जो सुविधाएं विकसित करनी है, अमेरिका को अपने सैन्य बेस बनाने हैं, आपको आयरन गोल्डन डोम बनाने के लिए वहां पर सैटेलाइट्स लगानी है, रडार लगानी है, आपको जो करना है करिए, लेकिन इन सबको करते समय आप उस पर कब्जा करें, यह बात तो सही नहीं है। नाटो क्यों ना एक यूनिट बनकर चले, अदरवाइज नाटो टूट गया तो जिसके लिए हम सब एक हुए थे, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यह बात भी अमेरिका को समझाई गई। इस बीच में एक खेला और हुआ, और वो खेला था अमेरिका के साथ में ट्रेड वॉर का। असल में अमेरिका आज तक दुनिया के किसी भी देश को पनिशमेंट देने के नाम पर टैरिफ की धमकी देता आया था। आपने देखा होगा कि ग्रीनलैंड के मसले पर जैसे ही 8 देश ग्रीनलैंड के पक्ष में आकर खड़े हुए, ट्रंप ने धमकी दी कि मैं सभी के ऊपर 10% टैरिफ लगाऊंगा। इस बात से यूरोपियन यूनियन के देश चिढ़ गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अमेरिका को ही पटखनी देते हुए कहा कि यदि आपको लगता है कि आप टैरिफ लगाएंगे तो यूएस और ईयू के बीच में होने वाली ट्रेड डील, जिसे बजूका कहा जाता था, हम उससे बाहर निकल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन तत्काल प्रभाव से बजूका से बाहर आ गई और उन्होंने ब्रसेल्स में, जो यूरोपियन यूनियन की संसद है, जहां पर इस ट्रेड डील बजूका पर साइन होने वाले थे, संसद में उसे रुकवा दिया। और यूरोपियन यूनियन के 27 देश जो अमेरिका के साथ जब व्यापार करते हैं तो अमेरिका जैसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है, लगभग $350 बिलियन का सालाना एक्सपोर्ट यूएस जिस देश को करता है, उस देश ने ट्रेड डील हॉल्ट पर डाल दी। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उन देशों ने टैरिफ के बदले, क्योंकि 1 फरवरी से उन पर 10% टैरिफ लगने वाला था और 1 जून से उन पर 25% टैरिफ लगने वाला था, तो 1% टैरिफ, 10% टैरिफ लगने वाला था 1 फरवरी से, उसके खिलाफ उन्होंने ट्रेड डील ही हॉल्ट पर जैसे ही डाली, अमेरिका पीछे सरक गया और तत्काल प्रभाव से बोला कि मैं आप लोगों के ऊपर से टैरिफ हटा रहा हूं। 1 फरवरी से यूरोप के देशों पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका अल्टीमेटली ग्रीनलैंड पर यूरोपियन देशों के एक होने से घबरा गया, और उसका घबराना उसे अपने देश में भी समझ में आया, क्योंकि यूएस के अंदर जैसे ही यह बात निकल कर आई कि ईयू ट्रेड डील से बाहर निकल रहा है, वहां डर सताने लगा,
कंपनियों के बंद होने का, एक्सपोर्ट्स बाधित होने का और इनके खिलाफ माहौल बनने का। साथ ही साथ डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क ने अमेरिका से बहुत बेइज्जती पाली है। ट्रंप के बयान उनको शर्मिंदा करने वाले हैं, लेकिन फाइनली ग्रीनलैंड को ये लोग बचाने में कामयाब हो गए हैं। तो आगे चलकर अगर बात की जाए तो क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को जिद से लेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हो गए हैं। तो मतलब ग्रीनलैंड फाइनली बच गया। बच तो ईरान भी गया था। ईरान में अमेरिका पीछे क्यों हटा, उसका भी मैंने आपको कंप्लीट विश्लेषण दिया था और बताया था कि क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो जीसीसी कंट्री थे, उन सब ने मिलकर के साफ रूप से इन्हें कहा था कि अगर आप ईरान पर हमला करने गए, हमारा सारा ट्रेड रुक जाएगा, हमारा व्यापार अटक जाएगा, आपको हमने बिलियंस ऑफ डॉलर भरकर दिए हैं, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। ट्रंप तब भी रुक गए थे और अब भी रुक गए, यानी कि ट्रंप ना तो ईरान पर हमला कर पाए और ना ही ग्रीनलैंड पर हमला कर पाए। कुल मिलाकर के अमेरिका को अपनी तरफ से वापस आना पड़ा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आई हो। फिलहाल के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।